ठीक है, देखो बेटा, ऐसा अगर बात की जाए तो बच्चे मैं आपको एक चैप्टर का सब्जेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं और मैं चालू करूंगा आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक चालू करूंगा यार जो आज ही शुरू हो और आज ही फिनिश हो जाए, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि शुरुआत नए बैच जैसे हम कर रहे हैं तो उसकी पहली क्लास है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि टॉपिक ना अभी मैं एकदम से कोई बड़ा टॉपिक नहीं उठाना चाहता, क्योंकि फिर वो चक्कर क्या है, जैसे आज कोई बच्चा ज्वाइन करता है, अगली क्लास में कोई ज्वाइन करता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे रिपीट करना पड़ेगा बार बार नए बच्चों की वजह से, आपको भी एक ही चीज को बार बार सुनना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत करते हैं कुछ छोटे टॉपिक से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? कीर्ति, विशाल, पीयूष, रोहित, काइंडली रिप्लाई। मनीष, छोटा टॉपिक चालू करते हैं आज। चलिए देखो बेटा, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो पेपर है वो पेपर है बेटा बिजनेस मैथ्स LR एंड बिजनेस टैक्स, ठीक है। जहां पे आपका 40 मार्क्स का तो बिजनेस मैथ्स है, 20 मार्क्स का LR है और 40 मार्क्स का बिजनेस टैक्स। हेलो अनुज जैन। अच्छा, एक बार वो बच्चे भी अपना नाम बता दें जो दोज वर नॉट हैविंग द मैथ्स इन देयर 11-12 स्टैंडर्ड, वो सभी बच्चे अपना नाम एक बार मेंशन कर दे, दोज वर नॉट हैविंग द मैथ्स इन देयर 11-12 स्टैंडर्ड, जिनके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं था, एक बार बता दे बेटा, है। और देखिए ये हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर, और 100 मार्क्स का पेपर। गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून हर्ष। I request to you all that please reply if anyone out of you were not having the maths in your 11th-12th standard. Please बता दे एक बार। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आप सबको पता है, मतलब मैंने एक YouTube पे भी दिया था, हो सकता है आप में से बहुत सारे उस लाइव सेशन के अंदर होंगे। आपका पेपर 2 आवर्स का है, 120 मिनट्स का, और आपके पेपर में गुड आफ्टरनून हर्ष। मैं ये कह रहा था कोई बच्चा है तो बता देना। देविका, व्हाट अबाउट CMA स्टूडेंट? What do you want to ask देविका CMA स्टूडेंट्स के बारे में? अच्छा, मतलब आप सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी देविका, रिप्लाई करना बेटा। गुड आफ्टरनून देवांश। चलिए, सबसे पहले आई एम इंटरेक्टिंग विद यू देविका। देविका बेटा, CA और CMA का जो कोर्स है वो CMA का 100% सिलेबस, CMA का 100% सिलेबस CA के सिलेबस में कवर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा देविका आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो CA हाँ जी, सॉरी,
was taking the name Devika, but name of the student is Tarun, I think. Tarun, sorry for this, but Tarun, CMA का जो कोर्स होता है वो सारा का सारा कोर्स जो है CMA का CA के अंदर कवर होता है 100%, 99.9 नहीं 100% कवर होता है, ठीक है। इनफैक्ट सीए में ज्यादा होता है तो सीएमए में आपका उतना नहीं होता है, बट जब कोई ऐसा टॉपिक करवाया जाएगा जो सीएमए के अंदर नहीं होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है तरुण। तो दिस इज द वे। और एक बात आपको बता दूं, अभी पीछे रिजल्ट आया सीएमए का, नहीं कोई प्रेज के लिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना आप सभी बच्चे यहाँ पे आज क्लास में ज्वाइन है। मैं अपने नेचर के बारे में, बी का टीचर अपने बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ चीजों को अट्रैक्टिव नहीं, कहीं ना कहीं जो कोर लॉजिक होता है, क्या बोला, जो कोर लॉजिक होता है, हमेशा उसको डिस्कस करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। आप लोगों का बैच अभी से स्टार्ट हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जो बच्चा जल्दी ज्वाइन करता है, मेजॉरिटी चांसेस उसी समय डिसाइड जाते हैं दैट ही इज गोइंग टू क्लियर। देखो मैक्सिमम मार्क्स लाने का क्राइटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिविजुअली वेरी कर जाता है, लेकिन अगर जिसे कहते हैं ना पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया होता है, जिसने जल्दी ज्वाइन किया होता है टाइम से जिसे कह सकते हैं, उसको वैसे ही मतलब कि ओवरेज मिल जाता है और आपका उसका रिजल्ट फेवरेबल ही आता है, ठीक है ना। जब तक लोग कोर्स कंप्लीशन के बारे में सोच रहे होते हैं तब तक उस बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है। सो ही और शी गॉट इनफ फॉर टाइम कि भाई अपने डाउट्स पूछने का, चैप्टर्स को रिवाइज करने का। जो बिल्कुल एंड मौके पे लगाते हैं उनको यही घाटा होता है। भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, कोई अंतर्यामी नहीं, ठीक है ना। तो ये बात सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, इंटर में भी चालू होती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे यहां इंटर के बैच जो है, ऐसा भी होता है नवंबर को पेपर खत्म हुआ और कुछ 10 दिनों का गैप रखने के बाद बच्चों ने खुद बोल के इंटर की कोचिंग चालू करवा दी। भाई पेपर बच्चों ने दिए है ना, हमने तो नहीं दिए। उन्हें पता है कि हमें क्लियर होना ही होना है, तो जिसको ये पता है हमें क्लियर होना ही होना है, या पेपर्स को का आइडिया सबको जाता है, वो बच्चे कहना शुरू करते हैं कि इंटर का बैच कब से चालू करोगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ किसमें क्लियर करना है, एक एक बार में क्लियर करना है, एक एक बार में। टाइम स्पेंड नहीं करना, वेस्ट नहीं करनी मनी घर वालों की, ना अपना टाइम वेस्ट करना है, और जल्दी से जल्दी कर्निंग मेंबर बनना है। और अपने जो भी उनके ड्रीम्स होंगे, ऑब्वियसली यार कभी भी देखो, आप सब जानते हो जो शौक होते हैं वो अपने ही पैसों से पूरे हो पाते हैं। और शुरुआत में घर वाले तो ऑब्वियसली आपको लिमिटेड सी चीजें ही अवेलेबल करवाएंगे, ऑल्दो वैसे उसका भी एक अलग मजा है बिना मेहनत करे। लेकिन क्या होता है, जो हमारा मन करे वो करने का, तो वो कहीं ना कहीं खुद अर्न करके ही हो पाता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ऐसे ही होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैक टू द पॉइंट आ जाता हूं, और आपका जैसे मैं सही बताता हूं, आपका वो मेरा एक कजन ब्रदर है, गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी खरीदी घर वालों ने। फिर गाड़ी के अंदर उसका मन है कि मुझे तो इसमें म्यूजिक सिस्टम ऐसा लगाना है, इसमें वो करना है। कह रहे भाई देख गाड़ी की बात हुई थी, गाड़ी खरीद ली है, अब इसके बाद कोई पैसे नहीं है। तो आई होप आप समझ सकते हो, ये सारी चीजें जो होते हैं, कोई भी चीजों का शौक होता है। घर वाले, तुम्हारा फोन खरीदने का मन है 1.5 लाख का, घर वाले कह रहे बेटा देख 15,000 तक की बात करें तो मैं दिलवा सकता हूं। 1.5 लाख का फोन करे तो बेटा एक काम करो, पढ़ाई करो, कमाओ और खूब खरीदो। ऐसे डायलॉग तुम बचपन से सुनते आ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं लेट इट बी वेरी ट्रू, बच्चे मैं खुद देखता हूं पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पूछते हैं मैम इंटर का क्लास कब से। और क्योंकि ये सच बात है कि जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करते हैं ना, अब कुछ बच्चे कहते हैं रिजल्ट के बाद हम ज्वाइन करेंगे। जब तक वो रिजल्ट के बाद जो बच्चे ज्वाइन करने की कहते हैं, तब तक उनका आधा सिलेबस हो चुका होता है। तो आई थिंक आप समझ सकते हो वो एज हमेशा बनी रहेगी। और ध्यान रखना लाइफ में, जब कोई इंसान एक बार आगे निकलता है ना बेटा,
फिर कहने वाली बात है, कोई कहता है कि अरे भाई साहब हमारी कौन सी लाइफ खत्म हो गई, हम भी मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। अरे जब तक तुम उसके जितना पहुंचोगे तब तक वो और आगे होगा। सपोज कर लो आप एक जॉब कर रहे हो 50,000 की और आपका दोस्त उस समय 2 लाख पे है, तो तुमने कहा भाई कौन सा मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं भी अभी आएगा कोई मौका देख, मैं भी अच्छा कमा के दिखाऊंगा। तो जब तक तुम 2 लाख पे होंगे तो वो 2 लाख पे नहीं, वो कभी वो गैप इतना मेंटेन रहेगा, वो गैप हो सकता है इतना बड़ा रहे कि बाद में वो कवर अप भी ना हो पाए। तो ध्यान रखना, ये सक्सेस की पहली निशानी है अर्ली स्टार्ट। और बिल्कुल आप तो टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, अर्ली भी नहीं। तो यहां पे अब जरा देखिए, मैंने आप लोगों को, आई थिंक यू ऑल एग्री विद मी माई सिचुएशन। ओके कन्हैया जी, आई होप आप सभी मेरी सिचुएशन जो मैंने बात बोली है एग्री करते होंगे, या अगर कहीं गलत लगे तो जरूर मेंशन करना, ठीक है। तरुण, दिवांश और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सभी रिप्लाई करना कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। चलिए, तो पेपर के अंदर सबसे पहली बात है बेटा, रफ शीट्स अवेलेबल नहीं है। पेपर के अंदर रफ शीट्स अवेलेबल नहीं है। तो अब ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रफ शीट ही अवेलेबल नहीं है पेपर के अंदर। हाँ जी सर, तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका पेपर होगा कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग क्राइटेरिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको अभी बता देता हूं, पहली क्लास है, जल्दी से किसी टॉपिक पे आके फटाफट से कोई टॉपिक खत्म कराने की मुझे कोई जल्दी नहीं, करवाई दूंगा। तो अल्टीमेटली आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पेपर आता है उसकी जो लास्ट पेज होता है, जो उसका लास्ट पेज होता है, वो आपका रफ वर्क के लिए अलाउड होता है। लेकिन क्वेश्चन तो देख लो भाई, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। क्या आप बात कर रहे हो एक सिंगल पेज पे? जो बच्चे ने अभी से ज्वाइन किया है उसका कोर्स खत्म होगा बेटा आपका फरवरी तक, ठीक है ना, फरवरी तक खत्म हो जाएगा उसका। हाँ जी, फरवरी एंड होगा बेटा, फरवरी एंड, ध्यान रखना। तो यहां पे आपका अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट पेज जो है ये अवेलेबल होता है किसके लिए? रफ वर्क के लिए। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ जी बेटा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आदित्य का कहते हैं सर पेपर इजी होगा। भाई पेपर जो है तैयारी के ऊपर है, जिसकी तैयारी ठीक होगी उसके लिए मुश्किल से मुश्किल वाला पेपर भी इजी होगा। हाँ तरुण, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके लिए आपका जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसके लिए पेपर इजी होगा बेटा, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। मुश्किल इतना सेंस कैसे होता है सुन लो, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सुनना बेटा, देखो बीच बीच में भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि पेपर का नेचर हमें पता होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे अपने आप को कई बार ऐसे, मैं आपसे ना मैं अपने आप में फील करूं दैट आई डू हैव द एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के नाम पे मुझे यही पता है कि क्या क्या हो सकता है। एक्सपीरियंस के नाम पे मुझे यही पता है क्या क्या हो सकता है, पेपर कैसा कैसा हो सकता है। देखो आपको बताना चाहूंगा, देखो ये तो प्री रिक्विजिट कंडीशन है ना कि तैयारी पूरी करके जानी है। हाँ सर, अब तैयारी अगर पूरी करके जानी है तो अब हमारे बीच में हर्डल क्या आ सकता है, मैं आपको बताता हूं। पेपर दो तरीके का, या तो पेपर जिसे बोला जाएगा टफ,
या पेपर होगा जिसे बोला जाएगा क्या, सिंपल। हाँ सर, ये तो फैक्ट बात है। सिंपल का मतलब वो बिल्कुल आसान नहीं। जी देवांश, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं बेटा। सिंपल, और मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट ही और इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसके बाद मेरे को कॉन्सेप्ट पे आने पता चला आपका कन्हैया। एक बार आप सोनम मैम से पूछ लेना, क्योंकि कोविड के चक्कर में डेट्स रिवाइज हुई हैं, तो राइट नाउ आई कांट से श्योरली, तो इसीलिए इट वुड बी बेटर कि आप एक बार रिसेप्शन पे से कन्वे कर लेना, तो वो आपको सही कन्वे कर देंगे। राइट नाउ मैं नहीं कर सकता, नेट मुझे भी नेट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड की वजह से ना शेड्यूल चेंजेस हुए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था टफ में क्या होगा, सुन लो। टफ के नाम पे क्या करते हैं कि जब आपका पेपर टफ आता है, जब पूरी दिल्ली का बच्चा, चाहे कोई कहीं से पढ़ा हो, पूरी दिल्ली का बच्चा कहता है, मुझसे पढ़ा हुआ, किसी और टीचर से पढ़ा हुआ, सबसे पढ़ा हुआ बच्चा कहता है सर पेपर बड़ा टफ आया मैथ्स का, तो क्या होता है? तो होता ये है कि ना, जो आपका एमसीक्यू स्टाइल का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें होते हैं बेटा जी ऐसा क्वेश्चन कि बस देखो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में कैलकुलेट करो और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन उन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी कई बार हम ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं जिन्हें लिख के करना पड़ जाए। जिन्हें कैसे करना पड़ जाए? लिख के करना पड़ जाए। जब लिख के करना पड़ता है तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हाँ सर, ये क्या करते हैं, टफ पेपर जब बनाते हैं ना, तो 10-15 क्वेश्चन ना ऐसे डाल देते हैं जो क्या हो, मुश्किल वाले, मतलब मुश्किल इन द सेंस लिख के करने वाले, थोड़े लेंथी वाले डाल देते हैं। अब सोच के देखो कि आपका पहले 15 क्वेश्चन ही लेंथी वाले डाल दिए, पहले 15 क्वेश्चन ही लेंथी वाले डाल दिए। आप पहले 15 क्वेश्चन कर रहे हो, भाई सब परेशान हो रहे हो और इतना टाइम खर्च हो रहा है, आधा घंटा लग गया, 15 क्वेश्चन ही करे हमने अभी तक, 40 मिनट हो गए, 15 क्वेश्चन ही करे हमने। वो जो पूरा मोमेंटम होता है बच्चे का, वो वहीं पे खराब। उसके बाद के 85 क्वेश्चंस कैसे थे? आसान थे, लेकिन आपने अपना मूड ही स्विंग कर लिया। आपने जो एनर्जी का लेवल था, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो मॉरल लेवल था, वो आपने क्या कर लिया? डाउन कर लिया, और उसका इफेक्ट बाकी के 85 पेपर पे, 85 क्वेश्चंस पे आ गया। ध्यान रखना, एक अभी पीछे जो जिन बच्चों का मे अटेम्प्ट था ना, जिनका अभी नवंबर हो गया, एक टेस्ट, मॉक टेस्ट बनाया था मैंने, कुछ बच्चे यहाँ पे जानते भी हैं, मैंने शेयर किया। उसमें पहले 18 क्वेश्चन मुश्किल डाल दिए, बाद के 82 आसान। जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था उस क्लास का, उसने बस यही काम किया, पहले 18 छोड़ के देखता गया पेपर को, 2-4-5 मिनट देखा, उसने बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिस थी, क्वेश्चन देखते समझ में आ गया कौन सा लेंथी है कौन सा आसान है। उसने शुरुआत ही 19 से करी थी और उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। खैर, मैं अब देवांश, आप कि तो मुझे नहीं पता 12th पास होंगे आप, फर्स्ट ईयर में होंगे, यही सब आपका मुझे लग रहा है इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते होंगे। मुझे बेटा 15 साल ही पढ़ाते ही हो गए, 15 साल पढ़ाते हो गए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक एक सिंगल बच्चा मेरी नजरों में ऐसा नहीं दिखा मुझे जो सही तरीके से चला हो और पास ना हो। एक सिंगल बच्चा नहीं दिखाई दिया। ऑल्दो एक्सेप्शन आर देयर, ये बात भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बट बहुत लिमिटेड से केस है, बहुत लिमिटेड सा केस। नहीं तो हर वो बच्चा जिसकी तैयारी ठीक भी थी, पास तो होता ही होता है। तो होता क्या है कि बस ना बच्चे दोस्ती यारी में लग जाते हैं और इस वजह से पढ़ाई कम करते हैं। चलिए, तो देखो ये तो था थोड़ा पेपर के बाद, थोड़ा पेपर के बारे में, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा कोर्स के बारे में, ये सब बातें हमने डिस्कस करी। आज की क्लास के अंदर मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो टॉपिक जो है, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है आपका लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी एक छोटा सा टॉपिक है आपका, और मैंने कहा शुरुआत में, पहले आज पहली क्लास है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा टॉपिक ले, सो दैट कि आप लोगों को आसानी हो चीजों को समझने में।
तो जरा देखिएगा, एक्सक्यूज मी, लीनियर इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं आपके साथ। और जरा देखिए इनइक्वालिटी कौन कौन सी होती है। ये 4 तरीके की इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। याद रखना, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी के लिए आप कभी कोई लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो लाइन जो होगी वो कैसी बनेगी, डॉटेड। और जब भी आप ऐसी किसी इनइक्वालिटी के लिए लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी डॉटेड बनेगी, ठीक है ना, आपकी बोल्ड बनेगी। जो आपकी लेस देन या ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी होती है वो कैसी बनती है बेटा जी, आपकी डॉटेड। और जो आपकी लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू बनती है वो कैसी बनती है, आपकी इस तरीके से, जो मैंने आपके सामने यहां पे अभी बताया, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए, इसके अलावा और भी कुछ बातों में फर्क है, वो बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और हाँ जी, और जरा देखिए, आपका ध्यान रखना, इनइक्वालिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होता कि लाइन अपवर्ड होगी कि लाइन डाउनवर्ड होगी। पहली बता, इनइक्वालिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होता कि लाइन अपवर्ड होगी कि लाइन डाउनवर्ड, ठीक है। तुमने कहा कैसे होगा, थोड़ा सा वेट कर लो, बता देता हूं। और जरा देखिए, साथ के साथ जैसे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आदित्य, मैंने ये बोला कि आपका जैसे इनइक्वालिटी है ना, लेस देन है और ये आपकी लेस देन वाली और ये ग्रेटर देन वाली है। इनइक्वालिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होता कि लाइन ऐसे अपवर्ड बनने वाली है या लाइन ऐसे डाउनवर्ड बनने वाली है। इनइक्वालिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, मतलब कल को ऐसा नहीं होता कि आप ये वाला साइन देखो तो आपको कि अच्छा ये वाली है, अच्छा अब तो अपवर्ड बनेगी, अच्छा ये वाली है अब तो डाउनवर्ड बनेगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात आदित्य? इनइक्वालिटी विल नॉट डिसाइड द स्लोप ऑफ द लाइन, इनइक्वालिटी विल नॉट डिसाइड द स्लोप ऑफ द लाइन। आदित्य काइंडली रिप्लाई एज यू आस्क दिस, so आई एम जस्ट आंसरिंग टू यू and I need a confirmation from your side कि आपको आई बात समझ में या नहीं। Yes आदित्य, waiting for the reply। अब जरा देखिए, ये कुछ बच्चे शायद नेट की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। और देखिए, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, अगर इसका शेडेड एरिया बनाया जाए, और जरा देखिए, ये आपका शेडेड एरिया जो है, ये मैंने आपका यहां पे डेवलप किया है। आप यहां पे नोटिस करो कि बस इतनी सी बात कि ये टच नहीं कर रहे, जो शेड्स हैं वो आपके बेसिकली क्या नहीं कर रहे बेटा, टच नहीं कर रहे। किसको? एक्सिस को। टच कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि एक्स या वाई दोनों की ही बात हो रही है और दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये टच नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो शेडेड एरिया जो होगा वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यही बात होती कुछ इस तरीके से, जरा देखिए मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आपके साथ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब जो शेडेड एरिया होता है वो इस तरीके का होता है। एक्सिस को टच करता हुआ। अब जो शेडेड एरिया होता है वो इस तरीके का होता है, एक्सिस को टच करता हुआ। तो एक छोटा सा लॉजिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब जरा देखिए साथ के साथ, भाई पहले ये बताओ इस पॉइंट को लेके क्लियर हुई बात या नहीं? प्लीज जरा बताएं इस पॉइंट को लेके बात क्लियर हुई कि नहीं? काइंडली रिप्लाई बेटा, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके रोहित, विशाल, महेश, ठीक है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। और बेटा जितना ज्यादा आप इंटरेक्टिव रहोगे, थोड़ा सा लिखना पड़ता है लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, यस और नो का जवाब दोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा मुझे क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और आगे देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। और देखो अब शेडेड एरिया का कॉन्सेप्ट एक तो ये था, क्योंकि आपकी बुक में शेडेड एरिया पे बेस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट तो शेडिंग का ये था, ये ध्यान रखनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई। अब इसके अलावा सिर्फ यही बात नहीं है, और भी बात है। क्या? देखो जरा, शेडेड एरिया में या तो लाइन कैसी होती है बेटा, या तो लाइन होती है डाउनवर्ड, और या फिर लाइन जो होती है वो कैसी होती है, अपवर्ड। हाँ सर, या तो शेडेड करते वक्त लाइन आपके सामने जो आएगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड, और या फिर कैसी होगी, अपवर्ड। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जो डाउनवर्ड लाइन होगी उसमें शेडेड एरिया चेक करने के लिए, जो डाउनवर्ड लाइन होगी उसमें शेडेड एरिया को चेक करने के लिए आपको क्या पुट करना होगा, 0 0। क्या पुट करना होगा, 0 0। सही लॉजिक बताऊं तो हमें लाइन के या तो इस तरफ या इस तरफ का पॉइंट चाहिए होता है। यहां पे भी लाइन है, अपवर्ड है, हमें लाइन के इस तरफ या इस तरफ का कोई पॉइंट चाहिए होता है। समझ रहे हो बात को? लेकिन छोटी क्लासेस से ये भाई कॉन्सेप्ट बताने के लिए डाउनवर्ड लाइन जो होती है, डाउनवर्ड लाइन में फिक्स कर दिया। खास तौर से एमसीक्यू में तो और अच्छी बात है ये, क्या भाई ये कोई डाउनवर्ड लाइन होगी तो अल्टीमेटली आपका, मुझे नहीं पता कि कौन से वाला पॉइंट, अनलेस अंटिल में डायग्राम ना बनाऊं, अनलेस अंटिल मैं डायग्राम ना बताऊं, मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन सी एक्स की और वाई की वैल्यू लाइन के इस तरफ आएगी और कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू लाइन के उस तरफ, मुझे नहीं पता होगा। जब तक डायग्राम ना बना लूं, सिर्फ इक्वेशन देख के मैं ये तो बता सकता हूं, सुनो ध्यान से बच्चों, इक्वेशन देख के मैं ये तो बता सकता हूं कि ये लाइन डाउनवर्ड होगी कि लाइन अपवर्ड। तुमने कहा हमें भी बताओ, थोड़ा सा वेट करो, इतनी जल्दबाजी में कभी सेटल्ड कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते, फिर वो क्रैमिंग सीखोगे आप, और क्रैमिंग का काम यहां पे नहीं होता बेटा। क्रैमिंग यानी रट्टाफिकेशन नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अभी आपको बता दूंगा कि किसी लाइन की इक्वेशन को देख के आप जज कर सकते हो कि वो लाइन डाउनवर्ड बनेगी कि लाइन वो अपवर्ड बनेगी, ठीक है जी। लेकिन बिना डायग्राम बनाए आप ये चेक नहीं कर सकते कि कोई पॉइंट आप अपने मन से अज्यूम करते हो वो पॉइंट लाइन के, उस लाइन के इस तरफ पड़ेगा या उस तरफ, भी नहीं कर सकते। अब ये देखो, मैंने कहा ना जल्दबाजी, चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए देवेश जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कल को लिखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन की जो लाइन, इसमें इनइक्वालिटी कर बनाता हूं, बल्कि एक काम करता हूं, थोड़ा सा ये लीजिए,
और यहां पे देखिएगा सर मैंने यहां पे लेस देन बना दी, ठीक है, और मैंने ये लेस देन बना दी, इसकी जो लाइन है वो डाउनवर्ड बनेगी। तुमने कहा सर कैसे पता चल रहा है आपको? भाई सिंपल सी बात है, किसी भी इक्वेशन का सिंपल सा एक ही क्राइटेरिया होता है। अगर आप में से, क्योंकि मैंने भी पूछा था, कोई भी मैथ्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड तो है ही नहीं, तो याद करो, तुम्हें ध्यान नहीं है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था किसका? स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन में जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता था जिसको बोलते थे स्लोप, और अगर स्लोप आपका पॉजिटिव होता था तो अपवर्ड बनती थी, और स्लोप अगर नेगेटिव होता था तो डाउनवर्ड बनती थी। हाँ सर ये सब याद है हमें, तो आप बताओ आप क्या कह रहे हो? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 7 लिखा है, इनइक्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर मैं इस 2x को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का 2x जाएगा, माइनस का 2x। चलो आप रिप्लाई कर दो, ये प्लस का 2x जाएगा उस तरफ जाके या माइनस का 2x? जल्दी रिप्लाई करो। माइनस का, तो ऑटोमेटिकली x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। ऑटोमेटिकली जो x का कोफिशिएंट होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब लाइन कैसी बनेगी? डाउनवर्ड। लाइन कैसी बनेगी? डाउनवर्ड लाइन बनेगी। ऐसे इस तरीके से। कोई बच्चा कहे सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने कहा हाँ बोल बेटा, सब पूछने तू भी पूछ। कहता सर एक काम ये करा था, आपने भी लेस देन लिखा था ना? मैंने कहा हाँ सर, मैं ना अब ऐसे कर रहा हूं, ग्रेटर देन बना रहा हूं। मैंने कहा हाँ बना ले। कहते सर अब बताओ लाइन डाउनवर्ड बनेगी या अपवर्ड? मैंने कहा देख जो तू पूछना चाहता है वो मैं पहले ही पूछ चुका हूं, लेकिन दोबारा पूछ रहा है तो दोबारा जवाब देता हूं कि इनइक्वालिटी डिसाइड नहीं करती कि लाइन अपवर्ड बनेगी कि डाउनवर्ड। इनइक्वालिटी डिसाइड नहीं करती कि लाइन अपवर्ड बनेगी कि डाउनवर्ड। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये हुआ ये अभी भी लाइन कैसी बनेगी? डाउनवर्ड, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव का। ठीक है। और प्लीज, since no one has told me that they were not having the maths, so I am assuming that all of you were having the maths in your 11th 12th standard। और स्लोप इतनी बेसिक सी चीज है कि आप जज कर सकते, मतलब कि सबको पता होगा, इतना बेसिक मैथ्स है, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन प्लीज रिप्लाई, हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ और नॉट? अब समझ में आ गया कि वाकई में इनइक्वालिटी डिसाइड नहीं करती कि लाइन अपवर्ड है या डाउनवर्ड, और स्लोप डिसाइड करता है। तो बताओ जल्दी से ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, देवांश, महेश, कीर्ति, विशाल, और एंड प्लीज ऑल्सो आदित्य, रोहित। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, लेकिन देखो आराम से देखना बेटा, मैंने तो नहीं कहा ना कि ये लाइन तुम्हारी अपवर्ड है, मतलब कि सॉरी ये लाइन ऐसी ही बनेगी। हो सकता है ये लाइन ज्यादा तिरछी बने, हो सकता है ये लाइन ज्यादा फ्लैटर्ड बने, स्लोप ज्यादा हो कम हो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने तुम्हें यही बोला था कि मैं इक्वेशन को देख के ये बता सकता हूं कि लाइन डाउनवर्ड होगी कि लाइन अपवर्ड होगी। तो जब तक डायग्राम नहीं डिसाइड होगा तब तक मुझे नहीं पता ना कि अगर मैं कोई पॉइंट अज्यूम करता हूं, कोई एक्स और वाई की वैल्यू अज्यूम करता हूं, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू इस तरफ पड़ेगी लाइन के या इस तरफ। मुझे उम्मीद है किसी को कंफ्यूजन इस बात में नहीं होना चाहिए। काइंडली वन मोर रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। ऑब्वियसली क्योंकि बेटा अभी हम नए नए मिले हैं, मैं थोड़ा सा आपकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूं, आप मेरी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हो कि भाई मैच हो रही है हमारी बातें आपस में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या चीजें आ रही है क्या चीजें नहीं आ रही। चलिए अच्छी बात है कीर्ति, विशाल। और थोड़ा सा कुछ क्लासेस तक मेरे को बार बार रिप्लाई आपसे मांगना पड़ेगा, सो दैट कि मैं समझ पाऊं कि आपका बेसिक किस तरीके का है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मुझे जज कर रहे हैं इस समय पे, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सेम आई एम डूइंग, ठीक है ना, आई एम डूइंग द सेम थिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली जिस स्टैंडर्ड को बिलोंग आप करते होगे, मुझे उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर आपको 2+2 भी नहीं आता, मुझे 2+2 सिखाने के बाद आगे बढ़ना है। ऑल्दो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, 2+2 नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन खैर अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो।
ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपको कि यहां पे मुझे इस तरफ लाइन लेना, इस तरफ, तो डिसाइड नहीं कर पाते हम यार, बिना डायग्राम बने डिसाइड नहीं कर पाते। तो इट वुड बी बेटर कि जब भी आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आए, और एक मिनट, फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलवेज पुट 0 0। तो उससे क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, मुझे पता है 0 0 जिसे ओरिजिन भी कहते हैं, वो हमेशा लाइन के क्या होगा, किसी एक तरफ ही होगा, मतलब लाइन के जैसे इस वाली लाइन के इस तरफ ही होगा। तो यहां पे ना कंफ्यूजन नहीं है, तो हमेशा हमारा डिसीजन कैसा होगा, सही होगा। हमें लाइन के या तो इस तरफ वाला पॉइंट लेना होता है या उस तरफ वाला पॉइंट। अब उस तरफ वाला यार मुझे डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा, क्यों लंबा इतना छोटा टाइम लगाऊंगा मैं? लाइन को देख के मुझे पता चल गया कि डाउनवर्ड है, 0 0 से मुझे कंफर्म्ड हो गया कि वो इस तरफ है। तो आई थिंक आप समझ सकते हो कि हमें वही काम करने हैं जो बिना लिखे हो सके। ठीक है सर। अब 0 0 पुट करने के बाद डिपेंड करता है कि आपका अगर 0 0 पुट करने के बाद आंसर क्या आया, ट्रू आया। इफ ट्रू तो आपको बेटा शेड करना पड़ेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है ना, शेड करना पड़ेगा कहां पे, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और यहां पे इस तरीके से ये होता है शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे ट्रू। और अगर इफ फॉल्स, अगर फॉल्स आया तो आपको शेड करना पड़ेगा अगेंस्ट द ओरिजिन। शेड करना पड़ेगा अगेंस्ट द ओरिजिन। ठीक है ना, तो यहां पे आपका अगर मैं बात करूं तो ये लो जी, अगर किसी लाइन पे फॉल्स आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन पे फॉल्स, तो शेड किस तरफ करना पड़ेगा, अगेंस्ट द ओरिजिन। अगेंस्ट द ओरिजिन का मतलब ये है, पता चल गया आपको, और टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब ये है, पता चल गया। ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ, और अगेंस्ट द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन के अगेंस्ट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करता, ये वाली लाइन 2x + 3y > 7 बना दी थी हमने, ये डाउनवर्ड तो बनेगी ये तो पता है, लेकिन शेड पता है इसमें किस में होगा, तुमने कहा किस तरफ होगा, तो चेक करते हैं, देख लो। और यहां पे तुम सबको पता है कि मैं x की जगह 0 पुट करूंगा क्योंकि डाउनवर्ड आएगी, और साथ के साथ जब मैं y की जगह भी 0 पुट करूंगा क्योंकि डाउनवर्ड लाइन थी। और उसके बाद आप देख सकते हो फाइनली क्या बचा, 0 बचा > 7। तो यानी कि आपका आंसर बना, और यहां पे क्या बना बेटा जी, फॉल्स। 0 बड़ा थोड़ी होता है 7 से, तो अगर 0 बड़ा नहीं होता 7 से तो लाइन कैसी हो गई, फॉल्स। तो यानी कि शेड कैसे होगा, अगेंस्ट द ओरिजिन। शेड कैसा होगा, अगेंस्ट द ओरिजिन। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि किसी में शेडेड किस तरफ होगा और किस तरफ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो यहां पे ये पूरा जो मैंने करा, इतना सा चीज देखना जरा आप प्लीज, और एक बात को जज करना, बस 1 मिनट दीजिएगा। और यहां पे और जरा देखिए, ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है ना, इक्वेशन देखते ही डिसाइड हो गया डाउनवर्ड है अपवर्ड है, चारों ऑप्शनों में से देखूंगा।
इक्वेशन देखते ही डिसाइड हो गया कि अपवर्ड बनेगी कि डाउनवर्ड, चारों ऑप्शन में से चेक करूंगा। जब डिसाइड हो गया माइंड में कि अपवर्ड बनेगी या डाउनवर्ड, तो फिर ये डिसाइड हो गया कि पुट क्या करना है। मान ली डाउनवर्ड थी तो पुट क्या करना है, 0 0। हाँ सर, और 0 0 पुट करके देख लिया। ये जितनी कैलकुलेशन मैंने नीचे करके दिखाई है ये करने की जरूरत थोड़ी है। 0 0 पुट करके देख लिया, पता चल गया फॉल्स आएगा। तो ये भी पता चल गया कि शेड किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अगेंस्ट द ओरिजिन। शेड भी पता चल गया कहां पे होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अगेंस्ट द ओरिजिन। ये इतना सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप इक्वेशन को देख देख के डिसाइड कर सकते हो कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ICAI और CMA, कि वो यही चाहते हैं कि आप जो है कितने कंफर्टेबल हैं अपने इन कॉन्सेप्ट के अंदर जो ऑलमोस्ट आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है सब कुछ आता है आप लोगों को, और जो कि सच बात भी है, बहुत से बच्चों को ये सारी बातें पता भी होंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिनको बातें पता नहीं है। ऐसा नहीं है और उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है लेकिन इस समय याद नहीं है। और हमारा काम यही है कि उन सभी बातों को क्लैरिटी से, वहां पे सिर्फ पर्पस होता था क्वेश्चन सॉल्व करना, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं, वो कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करेंगे आपके। और इसीलिए उन्होंने बिना लिखे पेपर करने का पैटर्न बनाया है कि रफ शीट मत दो इन्हें। एक बात बताओ, आप लोगों से मैं पूछूं 2 + 3 कितना होता है, सब जवाब दे देंगे सर 2 + 3 5 होता है। इससे एक ही सेकंड में प्रूव हो गया कि आपने बिना लिखे कर लिया। तो यानी कि जितने भी बच्चे आपकी क्लास में इस समय मौजूद हैं वो सभी एडिशन को लेकर कंफर्टेबल है। अगर मान लिया मैं एक नर्सरी क्लास के बच्चे या फर्स्ट क्लास के बच्चे, जब भी एडिशन सिखाया जाता है या UKG LKG जो होता है, उससे पूछूं 2 + 3 और वो ऐसे ना बता पाए, बल्कि क्या करे, पेंसिल शार्प करने लग जाए और आपका टैली बार बनाने लग जाए पेपर के अंदर, मतलब पेजेस पे, कि 2 3, फिर वो ऐसे उसकी मैम ने इसी तरीके से सिखाया हो 1 2 3 4 5 और फिर आपको बताया 5 आएगा सर, तो क्या बेटा जी उसको नालायक कहना शुरू कर दोगे क्या तुम? नहीं, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन द एडिशन और दैट पर्टिकुलर किड इज प्रिपेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग द एडिशन। वो समझ रहा है और आप समझ चुके हो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट जो है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप जितना आज तक 12th में पढ़ा है वो सारा का सारा आपको ऐसे याद है जैसे आपको 2 + 3 करना आता है, वैसे आपको सब कुछ आता है। तो इसलिए लिखने की जरूरत क्या है, जब सब कुछ यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन वो एक अलग बात है कि चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, हमने 12th तक की पढ़ाई अलग तरीके से करी है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई थोड़ी अलग तरीके से, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। अब इससे आगे चलते हैं और जरा देखिएगा साथ के साथ, ध्यान देना दोस्तों। अगर लाइन आपकी कौन सी हुई, अगर आपकी लाइन हुई कौन सी, अपवर्ड, अगर आपकी लाइन हुई कौन सी, अपवर्ड, तो पता है क्या करना, या तो लेना पॉइंट, एक्सिस का पॉइंट लेना। अगेन बेटा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं हम पेपर में, क्योंकि हम तो MCQ कर रहे हैं। अब जब डायग्राम हम नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली हमें नहीं पता कि हम इस तरफ कौन सा पॉइंट आएगा, इस तरफ कौन सा पॉइंट आएगा। डायग्राम के बगैर करना है यार। तो सबसे बेटर क्या रहेगा बेटा, सबसे बेटर क्या रहेगा कि हम एक्सिस के पॉइंट ले लेते हैं। और एक्सिस का पॉइंट ये हो गया, या तो मैं क्या लूंगा, इस एक्सिस का पॉइंट लूंगा कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू a कर दूंगा, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 कर दूंगा, क्योंकि x एक्सिस पे y तो 0 होता है। और या फिर मैं इस तरफ का पॉइंट लूंगा जिसके अंदर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a या b कुछ भी कर दूंगा। तो मैं किसी एक तरफ का पॉइंट चूज करूंगा, किसी एक तरफ का पॉइंट चूज करूंगा, या तो x एक्सिस का या y एक्सिस का, क्योंकि सबको पता है हमें क्या डिसाइड करना है कि लाइन चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड, या तो इस तरफ का या उस तरफ का। ऐसे इसमें भी हमें कंफर्म्ड होना चाहिए कि या तो जो पॉइंट है वो इस तरफ होना चाहिए या वो पॉइंट आपका इस तरफ होना चाहिए। तो ये श्योर है। अब श्योरिटी एक ही तरीके से आ सकती है, हम सीधा किसका पॉइंट ले, एक्सिस का पॉइंट। प्लीज मुझे रिप्लाई करो फॉर दिस पॉइंट कि आपको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि क्यों मैं सिर्फ एक्सिस वाला पॉइंट ले रहा हूं। तुम में से कोई कहे कि सर ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। अगर तुम्हें श्योर हो
कि हाँ ये पॉइंट लाइन के इस तरफ ये है, लाइन के इस तरफ ये है, बिना डायग्राम कैलकुलेट करे तुम्हें श्योर हो तो बिल्कुल ले लेना, लेकिन बेटा इतना आसानी से श्योर हो नहीं पाएगा, तो इट वुड बी बेटर कि आप हमेशा एक्सेस का ही पॉइंट लेंगे। चलिए अच्छी बात है रोहित, ओके विशाल, कीर्ति, चलिए और यहां पे अब जरा देखिएगा, तुमने कहा सर इसमें क्या करना है, बता रहा हूं बेटा। इसमें ना अगर तुमने, मैं कोई एक पॉइंट लेके चल रहा हूं, दोनों पॉइंट नहीं, क्योंकि चक्कर क्या, एक पॉइंट लेके चलोगे तब तो मैं कंफ्यूज नहीं होगे, तो मैं क्या कर रहा हूं कि आपका मैं ये वाला पॉइंट ही रब कर रहा हूं, मैं ये पॉइंट ही रब कर रहा हूं, क्योंकि भाई चक्कर क्या है फिर आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं A0 के हिसाब से बताऊंगा, आप कहोगे 0B के हिसाब से, अरे तो दोनों एक ही बात है, कोई तुम भी तो पेपर में कोई एक ही पॉइंट लेके चलोगे ना, तो आपका मन करे तो मैंने A0 के हिसाब से बता दिया, आप B0 के हिसाब, सॉरी 0B के हिसाब से कर लेना, क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। तो यहां पे देखो, पुट A0 इन द इक्वेशन, सॉरी इन द इनइक्वालिटी, और जस्ट लाइक अ फर्स्ट वन, ओरिजिन नाम जरूर ओरिजिन है, लेकिन वो भी तो पॉइंट क्या है, या तो लाइन के इस तरफ पॉइंट या लाइन के उस तरफ पॉइंट, ऐसे ही इसमें भी लाइन के अबव या लाइन के बिलो होना चाहिए। तो मैंने यहां पे क्या करा, अगर इफ ट्रू आए तो यहां पे हम क्या बोल देते हैं इस बात को, शेड, वहां पे ओरिजिन बोला था ना, क्योंकि उस पॉइंट का नाम ओरिजिन होता था। अब यहाँ पे तो इस पॉइंट का कोई नाम तो नहीं दिया जा सकता, 0 भी तो एक पॉइंट ही होता है, लेकिन उस पॉइंट का एक नाम होता है ओरिजिन, लेकिन जैसे A0 है तो ये से वो पॉइंट ही बोला जाएगा, पॉइंट ऑन एक्सिस, लेकिन इसका कोई और नाम नहीं होता, तो इसलिए मैं यहां पे क्या बोलूंगा, शेड टुवर्ड्स द पॉइंट, यानी कि अगर आपका ये A0 पुट करने पे, आई रिपीट, अगर A0 पुट करने पे ट्रू आया तो आपको शेड करना है टुवर्ड्स द पॉइंट, जो पॉइंट पुट करा था उसी के टुवर्ड्स शेड करना है, और अगर आपका फॉल्स आया, अगर आपका फॉल्स आया तो आपको शेड करना है किसमें, अगेंस्ट द पॉइंट। अगर आपका फॉल्स आया तो आपको शेड करना है किसमें, शेड अगेंस्ट, यहां पे शेड टुवर्ड्स था और फॉल्स पे शेड अगेंस्ट द पॉइंट। बल्कि अगर आपको मैं चाहूं तो यहां पे भी बोल सकता हूं बस, क्योंकि देखो ये भी एक पॉइंट है A0 भी और 0 भी पॉइंट है, बस क्या है कि यहां पे हमने उसको आपका नाम क्या दे दिया बेटा, ओरिजिन नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअल में वो ओरिजिन भी तो एक पॉइंट ही है, जो ओरिजिन है वो ओरिजिन भी तो एक तरीके का क्या है, पॉइंट ही है। तो ओरिजिन और पॉइंट से कंफ्यूज मत हो ना, वो एक ही बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहले यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, समझ में आई बात या नहीं। उम्मीद करूंगा ये तो चलो खैर आई गई होगी, क्योंकि पिछली बार बात का ही रिपीटिशन था। और यहां पे अगर मैं बात करूं, या फिर क्या होता है बेटा कि आपका जो शेडेड लाइन होती है, या तो वो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सुन लो, ट्रू होने पे हम शेड करते हैं टुवर्ड्स द एक्सिस, और फॉल्स आने पे हम शेड करते हैं अगेंस्ट द एक्सिस। ट्रू आने पे हम शेड करते हैं, नो कंफ्यूजन, अच्छी बात है रोहित। ट्रू आने पे हम शेड करते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन, जिस एक्सिस के पैरेलल होती है ना लाइन,
जिस एक्सिस के लाइन पैरेलल होगी, अगर ट्रू आता है तो उसी की तरफ शेडिंग होगी, और अगर फॉल्स आता है तो उससे अगेंस्ट शेडिंग होगी। और मैं आपको अभी क्वेश्चन आएगा तो चेक करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आप पूछना चाहो तो देखो, जैसे मान ले ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है, सपोज कर लो 3 है। क्या है? 3 है। समझे? हर किसी से रिप्लाई चाहूंगा, मैं पॉइंट ऑफ क्लियर कर रहा हूं, हर किसी से रिप्लाई चाहूंगा, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 से बड़ा, तो कौन सा वाला शेड होगा? ब्लू वाला। ऑब्वियसली 3 से बड़ा कौन सा, ऊपर ही तो जाएगा। बोलो, ये पॉइंट आपका क्या है? 3 है, ठीक है ना। x लिख लो, या चलो मैं y कर देता हूं क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो कौन सा वाला शेड होगा? ब्लू वाला। और अगर y आपका लेस देन इक्वल टू 3 लिखे तो कौन सा वाला शेड होगा? रेड वाला। उम्मीद करूंगा कि इस तरीके की जो पैरेलल लाइनें होती हैं उनको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। इस तरीके का जो पैरेलल लाइन वाला ट्रीटमेंट होगा वो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही या तो वर्टिकल हो, जैसे हॉरिजॉन्टल है वैसी वर्टिकल लाइन बनती है, तो वर्टिकल में भी यही केस करेंगे, या तो शेड करो टुवर्ड्स द एक्सिस या शेड करो अगेंस्ट द एक्सिस। और थैंक्स फॉर द रिप्लाई आदित्य, कीर्ति और विशाल। उम्मीद करूंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई। आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। और देख लो, अगर आप लोगों को बुक्स भी देखनी हो, ठीक है। कीर्ति लास्ट पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। ठीक है कीर्ति, 2 मिनट रुकना बस। हाँ रोहित, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन एक्सप्लेन वाले नहीं आएंगे, एमसीक्यू वाले आएंगे। अभी स्क्रीन ठीक करवा रहा हूं, 1 मिनट रुको। हरीश जी, रोहित, पेपर में थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यू टाइप भी आएंगे बेटा। और थ्योरी यहाँ पे वो रेक्टाफिकेशन वाली थ्योरी नहीं, अच्छी थ्योरी होती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देख लो एक बार। कीर्ति, मैं भी आपका जवाब दे रहा हूं। और ये साइट है आईसीआई की, पता भी आप लोगों को। यहाँ पे स्टूडेंट्स में बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाते हैं अगर, तो ये आपका आ जाता है पेज इसका, साइट का। और इसमें देखो न्यूज की, क्योंकि नए कोर्स है हमारा तो फाउंडेशन में गए सिखा रहा हूं। वैसे हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, यहाँ पे चारों पेपर की बुक्स अवेलेबल है, क्योंकि इस समय वर्चुअली पढ़ा रहे हैं तो वर्चुअली बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल। ऑल्दो उम्मीद है जल्दी सब कुछ ओपन भी हो जाए, बाकी देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी शुरुआत में जब हमने पढ़ाना शुरू किया था इसी साल में, तो ऐसा लगता था कि कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं, बट लिटरली बाय द कंप्लीशन वन ऑफ द बैच, हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, उसके लिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। आप हल्का सा भी लिखते हो तो जरूरी नहीं होता कई बार पूरा क्वेश्चन लिखना टीचर, क्योंकि ऑल्दो कई सालों से हर टाइप के क्वेश्चन को डील कर रहा होता है, तो वो थोड़े से वर्ड्स में भी समझ जाता है कि बच्चा क्या पूछना चाहता है। यस तरुण, दैट्स नॉट एन इश्यू, यू कैन गेट आवर नंबर, ठीक है। आई विल राइट आफ्टर द क्लास, ओके। और इनफैक्ट मैम से भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा अभी जरा देखिए, लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर है, ये मैंने यहाँ पे लिया और इस तरीके से आपका क्या कर दिया, डाउनलोड में आ गए, ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। और दैट्स लिटरली अ ट्रू थिंग। मैं बता रहा हूं आपको, शुरुआत में लगा था कि कैसे, ऑब्वियसली जैसे अभी आप रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन हर वो बच्चा जो पूछना चाहता है उसको जवाब उसका मिल ही जाता है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जरा देखिए, यहां पे अगर बात करें तो आपके साथ हम ये डिस्कस करते हैं और देखिएगा, ये दिस इज योर आईसीआई बुक, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं शेडेड वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। यस आदित्य, तो आइए जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करता हूं, ऐसे ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस एक्स एंड फ्रेश वर्कमैन वाई। एक्सपीरियंसेस को, वर्कर्स को, कितने एक्सपीरियंस वर्कर है, एक्स वर्कर है, और कितने फ्रेश वर्कर है, वाई वर्कर है। एक्सपीरियंस वर्कर्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रेश वर्कर्स को, फ्रेशर्स को वाई से। हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। भाई फर्म ही ऐसी है, 9 लोगों से ज्यादा आप उस वहां पे ज्वाइन ही नहीं करवा सकते। बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं जी, सैलरी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती कंपनी के पास इससे ज्यादा लोगों की। कई बार ऐसा होता है कि स्पेस इतना नहीं होता कंपनीज में कि आपका लोगों को हायर करवाया जा सके। ऑल्दो रिक्वायरमेंट है, फिर वो कंपनी एक्सपेंशन प्लान की तरफ जाती है, नया प्रीमाइसेस, नए सेटअप, सो दैट कि ज्यादा लोगों को हायर किया जा सके। तो अब यहाँ पे पूछा एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी। तुम बताओ, चलो तुम में से किसको समझ में आता है, जो जो इसको समझ में आता है वो बताए जरा आंसर क्या है। कीर्ति मैं अभी बताता हूँ, मैं भूल गया था तुम्हारा क्वेश्चन और याद आ गया मुझे दोबारा से। और यहाँ पे देख लो सभी ने जवाब दे दिया, विशाल, देवांश और कीर्ति। मैं फाइनली एक पॉइंट पे जाता हूं और इस पॉइंट के अंदर आपका, तेरे को कंफ्यूजन ये तो नहीं है कि कीर्ति की दोनों में इक्वल टू आ रहा है या कुछ ऐसे वाली पॉइंट बात। ऑल्दो कोई एक ही चीज होनी चाहिए थी, या तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर y लेस देन इक्वल। तो पॉइंट बता, क्या पॉइंट है तेरा कीर्ति, क्योंकि ये तो मैंने एग्जांपल लिया है बेटा। आपका डाउट क्या है, 3 से बड़ा होगा y, 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा ऊपर की तरफ होगा तो ग्रेटर देन 3 में शेड ऊपर की तरफ होगा, और अगर 3 से छोटा होगा y तो छोटा इस तरफ होगा ना, नीचे की तरफ होगा। ये यहां पे तो आएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे y 0, तो इस तरफ शेड होगा। तो अगर शेड होगा, मतलब अगर इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, y 3 से छोटा है तो नीचे की तरफ शेड कर दो, और अगर y 3 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ शेड कर दो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कीर्ति। एंड ऑलवेज अगर आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें पूछते हो तो उसकी वजह से आपका क्लैरिटी आती है। जो बच्चे नहीं पूछते उनको क्लैरिटी फिर नहीं आ पाती और बाद में फिर उनके लिए वो सब कुछ पजल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। एक एक्सपीरियंस पर्सन 5 पीसेस बनाता है, 5 यूनिट्स बनाता है। वैसे बता, जवाब दो, एक अगर एक्सपीरियंस 5 यूनिट बनाता है, 2 कितने बनाएंगे? रिप्लाई करो। एक अगर एक्सपीरियंस 5 बनाता है तो 2 कितने बनाएंगे? 3 कितने बनाएंगे? जल्दी रिप्लाई करो।
कीर्ति ने जवाब दे दिया 2 10 बनाएंगे। 3 कितने बनाएंगे? 15। 4 कितने बनाएंगे? जल्दी से बताओ, 4 कितने बनाएंगे? 20। यानी कि तुम क्या कर रहे हो? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो अब मुझे बता दो, सभी तुमसे रिप्लाई चाहिए कि जितने आपके एक्सपीरियंस वर्कर कितने हैं? X, और एक वर्कर 5 यूनिट बनाता है तो X वर्कर कितने बनाएंगे? जल्दी से रिप्लाई करो। एक वर्कर 5 यूनिट बनाता है तो X वर्कर कितने बनाएंगे? जल्दी से रिप्लाई करो। और यहां पे रोहित का सबसे पहला जवाब, कीर्ति बिल्कुल, और सभी समझ गए इस बात को। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आपके जो वर्कर्स होंगे कितने काम करेंगे? 5x। ठीक है, कितनी यूनिट्स बनाएंगे? एक्सपीरियंस 5x यूनिट बनाएंगे। लेकिन सुनो, तुम्हारा प्रोडक्शन सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं बल्कि फ्रेशर भी करते हैं। और यहां पे बता रखा है कि फ्रेशर जो है वो कितनी यूनिट बनाता है? 3 यूनिट ऑफ वर्क। कितनी यूनिट बनाता है? 3 यूनिट ऑफ वर्क डेली। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेशर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? Y से। तो एक फ्रेशर अगर 3 बनाएगा, और आदित्य ने काम ही खत्म कर दिया, कह रहा सर क्यों टाइम लगा रहे हो, जल्दी बात करो। यानी कि एक फ्रेशर 3 यूनिट बनाता है तो Y फ्रेशर 3Y। सुन लो भाई, यानी कि इसका मतलब एक्सपीरियंस 5x यूनिट बना चुके हैं और फ्रेशर 3y, ये दोनों यूनिट्स हैं, सेम प्रोडक्ट की यूनिट्स, तो दोनों को प्लस किया जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। और ये जो टोटल प्रोडक्शन होगा, ये कितना होना चाहिए? तो आइए इसके लिए देखते हैं। कहता है दैट एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ कम से कम 30 यूनिट। यानी कि ये दोनों के थ्रू जो काम होगा वो कम से कम 30 यूनिट तो होना ही होना होगा। 30 यूनिट से कम पे तो बात नहीं बन सकती। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन डेवलप होगा। और साथ के साथ यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका टिक होगा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन टिक होगा? सी ऑप्शन। और यहां पे x और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिख रखा है सर? x और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिख रखा है? जवाब दो भाई। ध्यान रखना, जितना इंटरैक्टिव वे में पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बताओ x और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिख रखा है? और मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि आपको लिखने में, मैसेज करने में, टाइप करने में टाइम लगता होगा। और बहुत बढ़िया, विशाल ने बहुत जल्दी जवाब दिया। रोहित कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। विशाल कह रहे सर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्कर है x और y, और नंबर ऑफ वर्कर 0 हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वर्कर नहीं हो सकते। नेगेटिव वर्कर हो सकते हैं, पता चला आत्माएं बुला लिया आपने काम करने के लिए, आत्माएं आती है काम करने के लिए। खैर आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और देखो, एक थोड़ा सा आइडिया दिया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि जितना आप लोगों को समझाया होगा वो समझ में आया होगा। ऑल्दो बड़ा बेसिक सा टॉपिक उठाया है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फाइनली एक बार मुझे रिप्लाई करते हैं कि जितना भी मैंने बताया क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ जरा। ओके कीर्ति, हाँ जी फटाफट से रिप्लाई करें बेटा। ओके रोहित, फाइनली अदर्स ऑल्सो। रिप्लाई करने में कोई वो हेजिटेट नहीं हुआ तो नहीं का रिप्लाई करें। अगर नहीं क्लियर हुआ तो नहीं का रिप्लाई करें, अगर हुआ तो हुआ। ओके चलिए फिर तो एक काम करते हैं, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और ऑल्दो वैसे तो मैं एक क्लास में सोच रहा था फिनिश करने की, लेकिन क्या है आधी क्लास तो हमारी सब्जेक्ट के बारे में जानने में ही निकल गई, तो कोई बात नहीं।